हेलो एवरीवन। आज के 8 दिसंबर फिर से कर रहा हूं। हेलो एवरीवन। आज 8 दिसंबर के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। आज 5 न्यूज आर्टिकल को इसमें शामिल किया गया है आज के न्यूज टुडे के अंक में, जिसमें कि सबसे पहला है आईएमएफ के द्वारा स्टेबल क्वाइंस पे एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में, जो कि उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करती है, उसकी इम्प्लीकेशंस पे बात करेगी उस पे। भारत और बहुध्रुवीय विश्व में सशक्त बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। दरअसल ये भारत के विदेश मंत्री के द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कि बहुध्रुवीय विश्व की पक्ष की बात की गई है। तो उसके सारे पक्षों पे ये न्यूज आर्टिकल बात करता है। इसके बाद भारतीय पंथनिरपेक्षता बहुलवाद की रक्षा है, धर्मों का, जबकि विभिन्न धर्मों का दमन नहीं। मतलब ये भारतीय पंथनिरपेक्षता के स्वरूप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाता है। ये कैसे पश्चिम के एस्पेक्ट धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से अलग है। तो ये उसी तरह से तुलनात्मक रूप से ये न्यूज आर्टिकल तुलना करेगा भारत और पश्चिम, और भारतीय पंथनिरपेक्षता की क्या-क्या विशेषताएं हैं, ये पक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में संशोधन हेतु, 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल कानून में संशोधन हेतु लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल आया है। अभी उससे जुड़े जो मुद्दे हैं कुछ, उसके बारे में ये बिल है। ठीक है। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में हुई आगजनी की दुर्घटना, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, तो उसी पे शोक व्यक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और उससे जुड़े हम लोग मुद्दों को भी यहाँ पे इस न्यूज आर्टिकल में कवर करेंगे। इसके साथ साथ संक्षिप्त सुर्खियों में जो शॉर्ट न्यूज है उसमें कुछ है, देखिए, श्योक टनल, सल्फर के प्रिजन सुधार, हिंदू वृद्धि दर। ऐसे अंत में हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहा एक स्थल बेनिन और वाशिंगटन एकॉर्ड, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल आईएमएफ की एक रिपोर्ट है। क्या है? आईएमएफ के अनुसार स्टेबल कॉइन्स, सबसे पहले इसे मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। स्टेबल कॉइन्स केंद्रीय बैंक के नियंत्रण को कमजोर कर सकते हैं। मतलब एक चिंता जताई गई है, ये आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट किसके लिए होगी? स्टेबल कॉइन है तो इसका मतलब मुद्रा और पूंजी बाजार से संबंधित। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉइन क्या है? एक ऑल्टरनेट मतलब वैकल्पिक तरीका है जो परंपरागत मुद्रा हम लोग यूज करते हैं, फिएट कॉइन जिसको बोलते हैं, जो किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके बदले आजकल क्या हो गया? डिजिटल कॉइन्स या मुद्रा, जिसे क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं। तो उसके अपने लाभ और हानि है, मतलब उससे जुड़े हुई चुनौतियां हैं, जिसका प्रयोग हमने ये व्यापक रूप से सुना है, काफी चर्चा में रहता है। कुछ चीजें तो इसके बारे में काफी चर्चित है कि इसकी मूल्य में उतार चढ़ाव काफी अधिक है, मतलब वोलेटिलिटी काफी अधिक है। दूसरा, और इसमें पहचान को सुनिश्चित करके, मतलब पहचान को छिपाकर और कोई भी लेन देन कर सकता है, मतलब कोई देने वाले और लेने वाले, इसकी पहचान सुरक्षित रहती है, जिसका लाभ तो है ही, उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई चुनौतियां भी हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप या व्यक्ति जो कि असामाजिक गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो भी ट्रांजैक्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं और फंडिंग हो रही है। स्वाभाविक तौर पे यही कुछ बातें हैं जो कि इसके विभिन्न पहलुओं को, स्टेबल कॉइन्स जैसे क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करती है ये रिपोर्ट। और ये कैसे आगे चलकर चिंता भी हो सकता है, रिस्क, जोखिम भी हो सकता है, जो सेंट्रल सिस्टम बना हुआ है अभी वर्तमान में, परंपरागत सिस्टम, जिसे कि मैनेज किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। और ऐसी पूरी दुनिया चलती है। अब चूंकि आईएमएफ क्या है? पूरी दुनिया की वित्तीय स्थिति, मौद्रिक स्थिति, नीति से जुड़ी हुई संस्था है, और इस पे नीति निर्माण और सजेशंस और मुद्रा के लेन देन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसलिए उसके द्वारा इस प्रकार के रिस्क का आकलन हमेशा किया जाता रहा है, जिसके
जिसके क्रम में उसके रिसर्चर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो यही इसमें बात की गई है कि स्टेबल कॉइन्स केंद्रीय बैंक के नियंत्रण को कमजोर कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों, और मुद्रा प्रतिस्थापन कर सकता है। मतलब वही जो जो परंपरागत मुद्रा है, परंपरागत मुद्रा तो मतलब क्या, लेन देन के लिए हमने बात की ना, लेन देन के लिए रुपीज या डॉलर के बदले क्या ये क्रिप्टो करेंसी यूज अगर बढ़ गई समय के साथ तो उसकी उस व्यवस्था को क्या रिप्लेस किया जा सकता है, ये चिंता है। उसके साथ साथ और भी चिंता है, क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक पेपर जारी किया, स्टेबल कॉइन की तेजी से वृद्धि और उससे जुड़े जोखिमों और निहितार्थों का विश्लेषण किया है। अब थोड़ा सा पहले जो है ना आगे बढ़े, स्टेबल कॉइन्स के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगा इसके बारे में पृष्ठभूमि। स्टेबल कॉइन्स आजकल हमने सुना है, हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा है हमने कि काफी वोलेटाइल होता है और काफी चीजें हैं उसमें जुड़ी हुई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जैसे हमने पहले भी इसके पहले इथेरियम वगैरह, बिटकॉइन वगैरह सुना है, जिसके मूल्य में काफी उतार चढ़ाव होता है और सेकंड में एक छोटी सी घटना जो है वो भी उसके मूल्य में काफी उतार चढ़ाव, यही इसके आकर्षण का भी विषय बनता है और यही इस पे बहुत बड़ा जोखिम है कि लाखों करोड़ों सेकंड के अंदर खत्म हो सकते हैं इन्वेस्टर के। ये नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन उसके बदले एक नया स्वरूप लाया गया, स्टेबल कॉइन। इसका नाम में ही है स्टेबल कॉइन, जो कि पहले वोलेटिलिटी थी, काफी उतार चढ़ाव था, उसको क्या कर दिया गया, स्टेबल बना दिया गया। स्टेबल किससे बनाया जाएगा, आप जरा सोचो, दो तरह से स्टेबल बनाया जा सकता है कि इसे बैकिंग दे दिया जाए, क्या, मुद्रा का जो चलन में है। मुद्रा मतलब क्या, मतलब डॉलर का बैकिंग, मतलब डॉलर के प्राइस में अगर उतार चढ़ाव होगा तो वो होगा। फॉर एग्जांपल टेथर हमने सुना है, काफी चर्चा में, कहीं भी अगर स्टेबल कॉइन की बात करोगे टेथर आजकल काफी चर्चा में है, जो प्रचलन में है। तो यही है स्टेबल कॉइन का सबसे जो पहला परिचय है, पहला महत्वपूर्ण परिचय कि वोलेटिलिटी को खत्म कर दिया, जोखिम को खत्म कर दिया इसने, और जोखिम को खत्म कर दिया और बैकिंग है इसलिए। और बैकिंग के लिए क्या चाहिए, मतलब जितना जारी किया गया जारीकर्ता के द्वारा, जितनी जारी की गई, जितनी मुद्रा, मतलब जितनी क्वाइंस, उतना उसका बैकिंग रखा गया, मतलब उतने में जैसे सेंट्रल बैंक रखती है सोना या वो करेंसी, यही है चलन। और दूसरा एक प्रकार यह भी कि बिटकॉइन रखा जाता है, और बिटकॉइन किस में रखा जाता है, डिफरेंट टोकन में रखा जाता है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे में, देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यही है कि क्रिप्टो करेंसी है, ये एसेट है जिसका मूल्य किसी फिएट मुद्रा जैसे डॉलर, यही हमने बात की, के मुकाबले स्थिर होता है, और यह विशेषता उन्हें बिटकॉइन जैसे जो पुरानी जो क्रिप्टो करेंसी थी उससे अलग करता है, जो कि गैर समर्थित थी, मतलब उनमें कोई बैकिंग नहीं था, यही बात कही जा रही है, अस्थिर थी और बैकिंग नहीं था। जारीकर्ता क्या करता है, ये उन्हें आमतौर पर क्रिप्टो फर्मों या वित्तीय संस्थाओं जैसे केंद्रीकृत संस्थाओं द्वारा जारी व संचालित किया जाता है। तो इस कारण से क्या होगा, ये विश्वसनीयता भी इसकी पहले की तुलना में अधिक होगी, इसलिए इसकी प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा है। उपयोग, इन्हें मूल रूप से क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए क्या है, एक ब्रिज के रूप में डिजाइन किया गया है। और क्या, अब इसका यूज क्या किया जाएगा, सीमा पर पैसे के भेजने के लिए, लेन देन, रेमिटेंसेस के लिए, भुगतान और विप्रेषण, कोई भी भुगतान करना है या विप्रेषण, मतलब कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है वहां से कमा के या कुछ भी अगर अपने घर भेजना चाह रहा है तो वो डिजिटल मुद्रा में लेन देन कर सकता है। स्टेबल कॉइन्स एसेट टोकनाइजेशन, इसी के मैं बात कर रहा था। एसेट टोकनाइजेशन की बात हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं लाइन को, उसके बाद कि है क्या कि स्टेबल कॉइन्स एसेट टोकनाइजेशन की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। एसेट टोकनाइजेशन का अर्थ है कि एक प्रोग्रामेबल लेजर पर परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करना। इसमें आसान क्या हो जाएगा, आप देखो, एसेट टोकनाइजेशन मतलब क्या, किसी भी एसेट को, जैसे हमने बताया ना कि बैकिंग, ये जो मुद्रा है स्टेबल कॉइन, इसकी बैकिंग होगी। तो बैकिंग किससे, अभी हमने बोला कि डॉलर, मतलब जो फिएट मुद्रा है एक, दूसरा ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन मैं और
कोई व्यक्ति है जिसके पास इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, उसके पास कुछ ही पैसा है, तो क्या कर सकता है? वो शेयर खरीद सकता है उस बिल्डिंग में या उस प्रोजेक्ट्स में। ऐसा ही करते हैं हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर खरीद सकते हैं या कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी वहां लिक्विडिटी कम है, तो टोकन में, ये टोकनाइजेशन में यही मतलब है कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू लगा के डिफरेंट टोकन में उसे बांट देगा। मतलब 10,000 ये कॉइन, स्टेबल कॉइन, तो हम एक भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता। तो हम इसमें हिस्सेदार बन गए ना, इसमें शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं एसेट का टोकनाइजेशन, टोकन में बांट दिया। एक टोकन ले लिया तो एक हमारी हिस्सेदारी हो गई। अब जैसे इसके प्राइस में अप एंड डाउन होगा, इसके हिसाब से हमारा लाभ और हानि होगी। यही इसका मतलब है। तो ये प्रोसेस भी आसान हो गया इससे, स्टेबल कॉइन से, क्योंकि इसमें बैकिंग की व्यवस्था है और इसमें एसेट टोकनाइजेशन का प्रोसेस आसान हो गया। इसलिए क्या है, एक प्रोग्रामेबल लेजर पर परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करना। जिस जिस ब्लॉकचेन पर बनाया जा रहा था ये टोकन, उसी पे इसको अंकित कर दिया गया, इस प्रॉपर्टी को। यही बताया गया, परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करना। और परिसंपत्ति कुछ भी हो सकता है। इसमें भुगतान प्रणालियों को कुशल बनाने की क्षमता है, यही है लेन देन के लिए, तो पूरा का पूरा स्मूथ करने की इसमें क्षमता है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या यही है कि ऋण जोखिम, या थोड़ा सा वर्ड को इसमें दिखाएंगे, निकासी बोल सकते हैं इसमें। ऋण रिस्क मतलब वहां से पैसा निकालने का, मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो जाए जिससे इन्वेस्टर जो है का विश्वास कम हो जाए इस पे, जो पहले हुआ डिफरेंट बिटकॉइंस की स्थिति में। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा कम हो गया, उसके मूल्य लगातार गिरने लगे। तो यहां पे ऐसा क्यों? जब हमने बात कही कि स्टेबल कर दिया गया, इसके मूल्य को स्थिर कर दिया गया पहले के तुलना में, तो यहां पे ऐसा क्यों होगा? या ऐसा ये होता है कि उपयोगकर्ता का विश्वास गिरता है किसी भी कारण से भविष्य में, तो है क्या, तो बड़े पैमाने पर रिडेम्पशन किया जाएगा और इससे आरक्षित परिसंपत्तियां जो भी थी, जैसे अमेरिका में ट्रेजरी बिल रखा जा रहा है कि कीमतें तुरंत बिक्री की जाए, मतलब तुरंत उसे बेचेंगे जो इन्वेस्टर। यही होता है कि जहां भी हमने पैसा रखा है, अगर उस संस्था से या उस कंपनी से हमारा विश्वास भरोसा उठ गया, तो शेयर के मामले में हमने सब, आप समझ लो कि शेयर लेते हैं किसी कंपनी में भरोसा करके, अगर भरोसा उठ गया तो क्या करते हैं, धड़ाधड़ वो शेयर बेचने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, इससे होता है क्या है कि उसकी कीमतें गिरने लगती है, मतलब भरोसा कम हो। इसी प्रकार से अगर ये बैंक या किसी प्रकार की संस्था, वित्तीय संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति का भरोसा कम हो जाए, जैसे बैंक से आपको पता चल गया है कि वो डूबने वाला है, तो हम लोग क्या, पैसा निकालने लगते हैं, तो इससे क्या होगा, वो बैंक तुरंत डूब जाएगा। तो यही बात है, ऋण जोखिम यही बोला गया कि भागने लगेंगे इन्वेस्टर, तो यही है। और जो भी उसमें बैकिंग में, तो उसको क्या होगा, इन्वेस्टर को चुकाना पड़ेगा वो, तो चुकाने के लिए जो बैकिंग रखा गया था उसे बेचना होगा। तो यही बात यहाँ पे की गई है। बहुत कम कीमतों पर तुरंत बिक्री हो सकती है। इसके कारण बाजार की व्यापक कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, मतलब मार्केट में डिस्टर्ब कर सकता है। मुद्रा प्रतिस्थापन, ये जो हमने इंट्रो में ही देखा था कि उच्च मुद्रास्फीति, ये सबसे बड़ा क्या है कि वहां पे समस्या देगी जहां पे उच्च मुद्रास्फीति या कमजोर संस्थान है। मतलब उन राष्ट्रों में उच्च मुद्रास्फीति मतलब क्या, ऑलरेडी तरलता, मुद्रास्फीति किसे प्रभावित करती है कि डिमांड की तुलना में जो सप्लाई अधिक है, मतलब पैसा अधिक है। तो यही हमेशा हमने अर्थव्यवस्था में पढ़ा है कि मुद्रास्फीति को कम करना है तो थोड़ा पैसा को कम कर दो। यही है, यही करती है आरबीआई कि पैसा खींचने का काम करती है। यही हमने पढ़ा है, हमने साधारण तौर पे यही मौद्रिक नीति में बदलाव किया जाता है। और जब मुद्रास्फीति ये चीज होगी, तो मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में ऑलरेडी मुद्रास्फीति अधिक है, और क्या, एक्स्ट्रा जो है मनी सप्लाई हो गई, किसके थ्रू, ये डिजिटल करेंसी के थ्रू, स्टेबल कॉइन में। तो ये स्थिति है। दूसरा, कमजोर संस्थान। कमजोर संस्थान मतलब क्या, जहां पे केंद्रीय संस्थान, मतलब उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो वहां समस्या है। तो यही है कि वहां विदेशी मूल्य वर्ग के स्टेबल कॉइन्स को व्यापक रूप से अपनाने से मौद्रिक संप्रभुता कम हो जाएगा, हो सकती है, और साथ ही घरेलू मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है। मतलब वहां का जो पैसा होगा, जो मुद्रा होगा, उसे यूज करना कम कर देंगे लोग इसी में व्यवहार करने लगेंगे। तो एक तो इससे मुद्रास्फीति बहुत बढ़ेगी जो ऑलरेडी अधिक थी पहले, और दूसरा, उस पर भरोसा खत्म हो जाएगा। तो जो पहले का मौद्रिक सिस्टम बना हुआ था वो धराशायी हो जाएगा। दूसरा, मध्यवर्गीयों के रूप में बैंकों की भूमिका घटना। जो अभी इंटरमीडिएरी कौन है, लेन देन में कौन है, बैंक है, तो उसकी भूमिका घट जाएगी। वित्तीय अखंडता,
बेसिकली क्या है, ब्लॉकचेन में लेन देन की छद्म नाम प्रकृति, मतलब क्या है, यही हमने बताया था कि जो लेन देने वाला है और जो लेने वाला है, बस ये लोग हैं, और इस लेजर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये क्या, सीडोनिमिटी, मतलब क्या, गुमनामी, मतलब नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, हाँ, लेकिन उसमें अंकित है। सिर्फ ट्रैक किया जा सकता है, यहां से यहां पैसा गया है, इससे यहां पैसा गया है। तो जिस कारण से क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो आतंकवाद जैसे वित्त पोषण के लिए भी जो ना काम आता है या आ सकता है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए आप देखोगे डिफरेंट टाइप की जो इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज हो रही है सीमा पार स्तर पे, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो, और आतंकवाद को पोषित करने वाले, उसमें जो क्रिप्टो करेंसी, डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसी की लेन देन की मुद्रा काफी प्रचलित है। तो ये चिंता भी महत्वपूर्ण रूप से है। और आगे की राह में क्या, आगे की राह में सबसे पहले हमने वही बात की करेंगे हम लोग कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बात हमने पहले भी न्यूज स्टूडियो में पढ़ा कि सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल करेंसी निकालने जा रही है, सभी सेंट्रल बैंक अपना ही डिजिटल करेंसी। तो जब ये व्यवस्था इतनी स्मूथ हो ही गई है, लोग भी इसको जानने पहचानने लगे हैं, और लेन देन में भी इतनी प्रचलन में आ गई है, तो क्यों ना केंद्रीय बैंक ही निकाले इसे। तो इससे क्या, विश्वसनीयता भी बनी रहेगी, उसे कंट्रोल करना भी आसान होगा, ट्रैक करना भी आसान होगा। तो यही है कि, और विनियमन भी आसान होगा, के भीतर काम करेगा, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा लेने देने वाले के लिए। और इसके विपरीत कुछ स्टेबल कॉइन्स के मामले में विनियामक निरीक्षण की कमी होती है। सूक्ष्म वित्तीय सुरक्षा उपायों का विकास किया जाए, जैसे मुद्रा प्रतिस्थापन, अस्थिर पूंजी प्रवाह, भुगतान विखंडन जैसे मुद्दों के लिए उपाय जरूरी है, ये करना होगा। इतना फिक्स्ड की इतना ही प्रयोग किया जा सकता है ऐसे अस्थिर पूंजी प्रवाह को ट्रैक करने के लिए, कि जरूरत से ज्यादा, वही जो मैंने बताया, जो कि मुद्रास्फीति को प्रभावित कर दे, ऊपर या नीचे कर दे, इसको ट्रैक करने के लिए काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, और विश्व में नियामक कार्यान्वयन में समन्वय, बेसिकली कोऑर्डिनेशन। और ये होगा कैसे, ये सारी चीजें, जो लेन देन के स्तर पे कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक निकाले मुद्रा, तो उसको अमेरिकी ले, भारतीय अमेरिका वाले का क्वाइंस ले, तो इस तरह से लेन देन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक दूसरा क्या है, डेटा का ट्रांसफर हो, तभी तब जाके व्यवस्था को क्या किया जा सकेगा, मजबूत किया जा सकेगा, प्रभावी बनाया जा सकेगा। और क्या, लाभोन्मुख व्यापार अंतरपणन, मतलब आर्बिट्रेज, बेसिकली क्या है, किसी वस्तु, उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा को किसी स्थान पर खरीद कर उसे किसी अन्य स्थान पर बेचने की प्रथा, जहां उसकी कीमत अधिक हो, तो ये चीजें भी यहाँ पे लागू होंगी। तो ये है स्टेबल कॉइन से जुड़ी हुई जो चिंता, जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। चलिए, ये भी हमारा नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुध्रुवीयता। अभी भारत के विदेश मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत और बहुध्रुवीय विश्व में सशक्त बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। और आवश्यकता क्या है, बहुपक्षवाद की आवश्यकता पे जोर दिया गया है। और अब आवश्यकता क्यों है बहुध्रुवीय विश्ववाद की, कि इससे एक ध्रुवीय राष्ट्र, एक ध्रुवीय विश्व और द्विध्रुवीय विश्व में ना बटे पूरी दुनिया। और ये हम लोग भारत की विदेश नीति के अगर मूल सिद्धांतों पे जाएंगे, तो भारत शुरुआती दौर से ये कहता आ रहा है, भारत की ये विदेश नीति के मूल सिद्धांत में शामिल है कि वसुदैव कुटुंबकम, और सबका सम्मान, और क्या, शांति के साथ, शांति के साथ, विश्व शांति के साथ विकास, विश्व में सबका शांति हो, सबकी विकास हो। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि किसी की मोनोपोली के बजाय बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन काम करें। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुपक्षवाद की प्रक्रिया है क्या। तो जाहिर सी बात है, एक पक्ष जहां पे हो, मतलब एक कंट्री का मोनोपोली जहां पे हो, तो एक पक्षी बात होगी, यूनिलेटरलिज्म। और जहां दो की बात होगी, द्विपक्षीय संबंध, वैसा संबंध को क्या बोलेंगे, द्विपक्षीय संबंध। लेकिन जहां इससे अधिक लोग हैं, मतलब इससे अधिक कंट्री अपने पॉलिसी को शेयर कर रहे हैं और कुछ पॉलिसी बना रहे हैं साझे उद्देश्य को लेकर, मतलब शांति के लिए हो सकता है, विकास के लिए हो सकता है, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है, सुरक्षा के लिए हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। और सुरक्षा में भी डिफरेंट टाइप की सुरक्षा, मतलब सैन्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, इस तरह से किया जा सकता है, या भू राजनीतिक संदर्भों में किया जाए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो 3 से अधिक जहां भी होंगे, पॉलिसी मैटर पे काम करेंगे, अपने हितों को साझा करेंगे और उस पर एक मंच का निर्माण करेंगे, वो हो गई बहुपक्षवाद। तो यही परिभाषा है
कि जिसमें 3 या अधिक देश साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीतियों में समन्वय करते हैं। एक अंतर कैसे है यूनिलैटरलिज्म और बाइलैटरलिज्म। जब दो कंट्री वन ऑन वन, ठीक है, और यहां पे एक, ठीक, एक पक्षीय बाद में क्या है, राष्ट्र केवल अपना हित साधने के लिए अकेले ही काम करता है, अकेले कार्य करता है। वहीं द्विपक्षवाद केवल दो देशों की पारस्परिक संबंध। तो समझ गई ये बात। उसके बाद बहुपक्षवाद का उद्भव और विकास। तो जाहिर से बात है क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर टू। और आप देखोगे 1944 और 45 के वर्षों में क्या ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, सबसे पहले तो यही यूएनओ हुआ, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें विभिन्न कॉन्टिनेंट के विभिन्न राष्ट्रों को बिना उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए या सैन्य स्थिति को, ताकत को देखते हुए सबको स्थान दिया गया। और उसका मूल उद्देश्य क्या था, विश्व शांति और विकास, यही था यूएनओ का। तो वैसे संगठनों को शक्ति प्रदान करना, वैसे संगठनों में क्या सबकी सदस्यता को सुनिश्चित किया जाना, गरीब राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, छोटे राष्ट्रों, जैसे जो छोटे आइलैंड नेशन हैं उनको भी, और क्या उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना और उनके विकास को सुनिश्चित करना और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए उस तरह की नीतियों का निर्माण करना। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे शांति पीस कीपिंग फोर्स है यूएन में, इस तरह की व्यवस्था है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुपक्षवाद। किसी एक के हित की बात नहीं की जाएगी, दो के हित की बात नहीं की जाएगी, सबकी। तो ऐसे संस्थाओं को जरूरत है, और ऐसे संस्था अगर होंगे अस्तित्व, जितना अधिक होंगे अस्तित्व में, विश्व शांति सुरक्षा ये उतना जो है ना सुनिश्चित किया जा सकता है, आसान होगा। और जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये हमने सुना है ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है। यही उसी के बाद ये संस्थाएं बनी जो कि आर्थिक और विकास के संदर्भ में ये काम करती है, ऋण के संदर्भ में काम करती है, मौद्रिक नीति और पूंजीगत नीति के ऊपर काम करती है विश्व भर में। और ये मदद भी करती है आर्थिक रूप से कमजोर विकासशील राष्ट्रों में, और विभिन्न प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में भी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं जो कि व्यापार से संबंधित है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महत्व तो क्या है, अब जब हम इतना समझ गए हैं कि बहुपक्षवाद सिर्फ दो की बात नहीं करेगा, एक की बात नहीं करेगा, समूह की बात करेगा। और क्षेत्र तो इससे क्या है, जब समूह की बात की जाएगी तो सिंपल क्या है, क्षेत्र के विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास इससे जुड़ा होगा। क्षेत्र का विकास, मान लिया जाए कोई दक्षिण एशिया के डिफरेंट संगठन, दक्षिण एशिया जिसमें भारत है, डिफरेंट राष्ट्र मिलकर एक संगठन बनाते हैं, क्षेत्रीय संगठन, और उस प्रकार से विकास की बातों पे आगे बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं अपने हितों को साझा करते हुए, तो क्या इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा? होगा ऑब्वियसली। जैसे सार्क हमने सुना है, आसियान हमने सुना है, तो इसी प्रकार के संगठन उदाहरण स्वरूप। चलिए तो देखते हैं कि करके, जैसे यह दूरसंचार, विमानन, उभरता एआई शासन जैसे क्षेत्रकों के लिए वैश्विक मानक तय करता है, तैयार करता है, और ये मानक आधुनिक जीवन शैली को संभव बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं, दूरसंचार अंतरराष्ट्रीय, विमानन, या कोई भी टेक्नोलॉजी से उभरता हुआ एआई, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी जो दुनिया प्रयोग कर रही है। अब विमानन जो है, एविएशन इंडस्ट्री, ये पूरे दुनिया में एक जैसा लॉ होना चाहिए, एक जैसा एडवांसमेंट होना चाहिए, तब जाके ये स्मूथली रन किया जा सकता है। इसका फायदा लाभ जो है पूरे दुनिया को एक साथ एक जैसा दिया जा सकता है। इस प्रकार की मतलब ग्लोबल स्वरूप वाली एक्टिविटी है ना सारी, तो वैश्विक स्तर पर अगर स्टैंडर्डाइज करना है, इसे मानक स्वरूप तैयार करना है, तो इस प्रकार के बहुपक्षपात को जन्म देना हो, जिसमें सबके हितों का ध्यान में रखा जाए। शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जाहिर सी बात है शांति और सुरक्षा तभी बनाई जा सकेगी जहां सबके हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। मैंने बताया पीस कीपिंग फोर्स की बात की गई है। कहीं अगर गृह युद्ध जैसी भी स्थिति है, या कहीं इस प्रकार की स्थिति है, कोई किसी पे एग्रेसिव मूव कर रहा है, तो वहां भी शांति स्थापना का कार्य क्या है, इस प्रकार की संस्थाएं करती है, जैसे यूएन करती है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो शांति और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे डिस्टर्ब रीजन में या डिस्टर्ब मोमेंट पे उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है, अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बहुपक्षवाद की एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है यूएन के उदाहरण के रूप से हम लोग समझ सकते हैं।
ऐसा संघर्ष की रोकथाम, हाँ बहुत जगह ऐसा हुआ, संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना, शस्त्रों को गलत हाथों में जाने से रोकना, इस सिद्धांत को शीत युद्ध के दौरान तीसरे विश्व युद्ध को टालने का श्रेय भी दिया जाता है। यही जब दो लोगों के बीच पक्षधर एक मध्यस्थ का काम किया जाने का काम भी ऐसी संस्थाएं कर सकता है। अगर दो लोगों के बीच में तनाव की स्थिति होती है, दो राष्ट्रों के बीच में, तो उस मंच पे, एक साझे मंच पे सुलझाने का एक विकल्प रहेगा। और ये चीजें हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि यूएन के मंच से विभिन्न प्रकार के जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं या त्रिपक्षीय मुद्दे हैं उनको सुलझाया गया है। तो ये विश्व शांति और सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद विश्व में लोगों के साझा कल्याण यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स के कार्य करना, ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए, जो कि पूरे विश्व मानवीय समाज के लिए सही हो, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इस तरह से। तो यही है कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है, अगर आज बहुध्रुवीयता खत्म हो जाए तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो तुरंत खत्म हो जाएगी। यूएनएफसीसी, हमने सुना है यूएनएफसीसी में जो इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो इसमें अगर ये इसमें जो इसकी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जो बात की जाती है इसमें, तो अगर सभी देश एक साझा मंच पे नहीं आएंगे और साझा उद्देश्य के लिए एक समान तरीके से बनाए गए नियम पे, एक समान नियम पे काम नहीं करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता, ये जो कि मानवीय विश्व के पूरे प्लेनेट के लिए इतना बड़ा चैलेंज है। मुक्त व्यापार और मौद्रिक प्रणालियां, ठीक उसी तरह से मुक्त व्यापार और मौद्रिक प्रणाली, जैसे डब्ल्यूटीओ को उदाहरण सबसे बड़ा है, को अगर स्थिर करना है, व्यापार को अगर फ्री और फेयर बनाना है, तो इसके लिए बहुध्रुवीयता चाहिए। अगर कोई राष्ट्र अगर क्या संरक्षणवादी नीति अपनाता है, संरक्षणवादी नीति अपना अपने गुड्स को ज्यादा फायदा देता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रेड वॉर की स्थिति है अमेरिका और इसमें, अगर इस प्रकार की स्थितियां बढ़ती हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रेड हो रहा है, जो काफी बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मतलब 90s के दशक के बाद, तो क्या ये स्थिति रहेगी? नहीं रहेगी। और हम लोग क्या विभिन्न विश्लेषकों के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि बहुत चिंता का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका की राइवलरी प्रभावित कर रही है। हालांकि और भी फैक्टर है, लेकिन ये प्रभावित कर रहा है। तो ये चीज है, बहुपक्षवाद से इसे सुलझा जा सकता है। ये समक्ष संकट क्या है? यही संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन रूस जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, सबसे पहले अगर ये बात आ गई ना दो की, और ये लोग क्या सिर्फ दो पक्षीय बात नहीं है, बल्कि ये लोग अपने अपने पक्ष के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और चूंकि ये लोग आज के समय में महाशक्ति हैं, तो क्या ये बहुपक्षवाद का जो दृष्टिकोण है वो खत्म हो गया? ये लोग अपनी क्या प्रभुत्व के लिए और पूरी की पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है, आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, उसको खराब कर रहे हैं, उस पर प्रभावित कर रहे हैं। पुरानी संस्थाएं अप्रासंगिक हो चुकी, यही पावर टसल में ये शक्ति के संतुलन के रूप में क्या है कि जो पुरानी संस्थाएं थी, जैसे सुरक्षा परिषद यूएन का ही, जो महत्वपूर्ण फैसले लेती थी, महत्वपूर्ण फैसले, आज क्या है वो, आज वो निष्क्रिय दिख रही हैं, आज वो शक्तिहीन दिख रही हैं। रूस और यूक्रेन के मामले में हम लोग ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे यूक्रेन के साथ जो है अमेरिकी नेतृत्व वाला पश्चिमी राष्ट्र है, और रूस दूसरी तरफ, रूस तो है जिसमें कि रूस, चीन और उसके डिफरेंट एलाइज उसमें है। तो बेसिकली ये दो ध्रुव के बीच की जो है एक रस्साकसी है, जिसके कारण क्या दिख रहा है, जो सुरक्षा परिषद जिसका काम था ये शांति बहाल करना ऐसे मुद्दों पे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और क्या यहाँ पे मुद्दा है कि जैसे कि सुरक्षा परिषद में यूरोप का अधिक प्रतिनिधित्व, मतलब ये डिसबैलेंस है, एक जो है ना असंतुलन की स्थिति है। जैसे मैंने बताया कि संतुलन, अधिक से अधिक संतुलन दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए सभी कंट्री को, चाहे गरीब हो चाहे विकासशील हो, सभी कंट्री, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मतलब उसको छोड़ते हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पक्षवाद और संरक्षणवाद, यही जाहिर सी बात है, ये आ ही गया एक पक्षवाद, मतलब वो क्या कर चाहता है, अपनी मोनोपोली, अपना वर्चस्व, और अमेरिका फर्स्ट की नीति है वो। तो अमेरिकी हित सबसे ऊपर विश्व में, अन्य किसी का हित नहीं। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत होंगे वो क्या है, बहुपक्षवाद के अगेंस्ट होगा, और बहुपक्षवाद को कभी भी पनपने और पलने नहीं दे सकता है। ब्रिक्स और संघाई संयुक्त संगठन जैसे वैकल्पिक संगठनों का उदय, ये
ठीक है, ये बहुपक्षवाद की ओर ले जा रहे हैं, मतलब ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन। लेकिन क्या है, ये संगठन अधिक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक बहुध्रुवीय व्यवस्था की वकालत करते हैं तथा विकासशील देशों की आवाज सशक्त बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये संकट के रूप में तब आएगा जब ये भी इसी प्रकार का व्यवहार करने लगे भविष्य में। ये चीज है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है, ये पॉजिटिव रूप में कि बहुपक्षवाद की ओर ले जा रहे हैं दुनिया को। और किसके अगेंस्ट में, जो हमने बात कही, जो 1944 के बाद की जो व्यवस्था बनी, जिसमें यूएन बना, उसके बाद आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, तो वर्ल्ड बैंक, सॉरी, तो उसकी व्यवस्था, उसके विकल्प में ये संगठन खड़े हुए हैं, जो ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जिसमें भारत, चीन ऐसे राष्ट्र हैं। आगे की राह में यही कि सहयोग और संपर्क आधारित बहुपक्षवाद, जैसे संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, क्षेत्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, बहुहितधारक से संपर्क आधारित दृष्टिकोण अपनाना। संपर्क आधारित दृष्टिकोण, और संपर्क आधारित दृष्टिकोण क्या हो सकता है, जो नागरिक समाज जहां पे इंटरेक्शन करे, विभिन्न प्रकार के मुद्दों में सहायता सहयोग करने के लिए, शांति के लिए, सहयोग के लिए, स्वास्थ्य के मुद्दों पे, आपदा प्रबंधन के मुद्दों पे, तो ऐसी संस्थाओं का जन्म होगा। रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट मॉडल जैसी संस्थाओं का विकास होगा। नया ब्रेटन वुड्स की आवश्यकता है, मतलब जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो उसमें नए ब्रिटेन वुड्स को, मतलब उसको नए सिरे से उसको क्या किया जाना, रीफ्रेम किया जाना चाहिए, उसे रीडिजाइन किया जाना चाहिए, और इसमें नए मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए और नए राष्ट्रों को, सदस्यों को शामिल किया जाना। डिजिटल माध्यम से व्यापार, एआई जोखिम से सुरक्षा, जलवायु वित्त पोषण जैसी 21वीं सदी की समस्याओं से निपटने के लिए मौजूदा तंत्रों में केवल आंशिक बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य मुद्दा है, वो सबसे पहले किस पे सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, या बताएं, कौन वल्नरेबल पोजीशन में, जो कौन संवेदनशील स्थिति में है सबसे, जो गरीब राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो छोटे आइलैंड नेशन हैं, जो छोटे तटीय राष्ट्र हैं, तो वो ज्यादा हैं। तो उनके हितों को रखने के लिए ऐसा एक मंच निर्माण करना चाहिए। उपनिवेशवाद पश्चात युग में पुनर्संतुलन की आवश्यकता, ये लाइन उसी से जुड़ा हुआ है कि उपनिवेशवादी विचारधारा पहले चल रही थी कि कुछ वर्चस्वशाली राष्ट्र जो है अपने बाजार, अपने संसाधनों की रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए उस प्रकार के संस्थाओं को निर्माण किया है। ये राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा किया। लेकिन अब क्या समय ऐसा आ गया है कि विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न राष्ट्रों, जो उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था है, और अन्य गरीब राष्ट्रों में, उन्हें भी क्या प्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है, उनके हितों को रखने की बात की जाती है। तो यही है कि एक दूसरे का सम्मान करने, सांस्कृतिक विविधता पर आधारित होना चाहिए। साथ ही इसमें उपनिवेशीकरण के अधूरे कार्य को भी पूरा करना चाहिए, जो उस समय नहीं किया गया था, उपनिवेशीकरण के विरोध में जो किया जा रहा था। चलिए, आर्टिकल 3 क्या है, भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता बहुलवाद की रक्षा है, धर्मों का दमन नहीं। अगर हमने भारतीय पंथनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा है तो जाहिर सी बात है, ये सबसे पहला जो पहली बिंदु आती है भारतीय पंथनिरपेक्षता के लिए कि सकारात्मक है, और ये व्यापक अवधारणा है। किसकी तुलना में? पाश्चात्य पंथनिरपेक्षता की अवधारणा से। वहां पे धर्म को अलग कर दिया गया सरकार से, जो राज्य है उसकी भूमिका, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है, हमने अलग नहीं किया है, बल्कि हम फेवर नहीं करते। भारत की मतलब सर्वधर्म समभाव इसका केंद्रीय मूल्य है यहाँ पे। तो यहाँ के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द एग्जैक्टली वही इसीलिए यूज किया गया है। और वो सबसे पहले हम लोग कहाँ दिखता है, प्रिम्बल में ही दिख जाता है कि जो राज्य की विशेषता बताई गई है शुरू में कि राज्य कैसा होगा, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से क्या है, पंथ निरपेक्ष है, ये यहीं पे मेंशन है। उसके बाद डिफरेंट आर्टिकल में, जैसे मूल अधिकार में आप देखोगे कि मूल अधिकार जिसकी संविधान क्या है, गारंटी देता है कि अगर आप ये सरकार के द्वारा भी, राज्य के द्वारा भी उल्लंघन किया जाए इसे, तो इसकी लागू करवाने की गारंटी है, आप न्यायालय का शरण ले सकते हो। इसका मतलब ये है, मतलब इसकी गारंटी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14, जिसमें क्या बोला जाता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। मतलब कोई धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। तो धर्म भी इसमें आ गया, मतलब इसमें सबकी समानता। हम लोग बात इसलिए सकारात्मक है और व्यापक है, मतलब सिर्फ धर्म की बात नहीं होगी, धर्म के अंदर भी अगर
डिफरेंट टाइप के विश्वास हैं, मत है, मत भिन्नता है, तो उनका भी सम्मान हम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ धर्म की बात नहीं की जाती है, पंथ निरपेक्ष शब्द ज्यादा यहाँ पे सही है इसके लिए कि डिफरेंट पंथ, धर्म के अंदर भी विभिन्न मान्यताएं हैं। जैसे सनातन धर्म में भी आप देखोगे शैव, वैष्णव, डिफरेंट टाइप की मान्यताएं हैं, डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स भी हैं। तो यही चीज यह है। तो अनुच्छेद 14 हो गया। उसके बाद क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद 25 में तो बात ही कर दी गई है क्या, धर्म के अधिकार की, धार्मिक अधिकार की। कोई भी धर्म और विश्वास अपना मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह की का जो हमारा ढांचा है वो हमारे भारतीय पंथ निरपेक्षता के स्वरूप पे टिका है, जो भारत के संविधान में हमने अपनाया है। तो कुल मिलाकर यही है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म से अलग है, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और किसी भी आस्था का पक्ष लिए बिना समान नागरिकता सुनिश्चित की जा सके। यहां पे पंथ निरपेक्षता की बात की गई, राज्य धर्म से अलग है। यहां भी भारत में भी अलग है, जाहिर सी बात है भारत में भी अलग है, लेकिन कैसे अलग है हम समझेंगे इसे। ठीक है, कि भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या विशेषताएं हैं। सभी धर्मों का समान आदर। अब देखो थोड़ा सा ये हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि पश्चिम में क्या है कि ये है स्टेट, ये है स्टेट और ये है धर्म। लेकिन यहां पे क्या है, स्टेट यहां है और इसके सबसे, और ये एकदम अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी में है। ये पश्चिम का मॉडल, जबकि भारत में क्या है, हम क्या है सबसे जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों से। धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3, धर्म 4 और मैंने जैसे बताया अन्य, ये भी, अगर विभिन्न प्रकार के मत हैं। सबकी अच्छी बातें हम लेते हैं और सबकी बुरी बातें को रेगुलेट करते हैं, अगर बुरी बातें हैं तो, अगर बुरी कोई व्यवहार है, प्रैक्टिस है तो हमारे और वहां यही अंतर है। ठीक है, चलिए। सभी धर्मों का समान आदर, इसलिए क्या कनेक्टेड है, इसलिए सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। यहां पे किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाएगा, सिंपल। जैसा क्या कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र ईरान, पाकिस्तान में, उसमें नाम में ही लगा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऐसा लगा हुआ है एक धर्म विशेष के। सिद्धांतगत दूरी, यही जो बात हमने कही कि भारत में आवश्यकता अनुभव पर धर्म से जुड़ाव रखता है, ना कि चीन की भांति धार्मिक प्रथाओं का दमन करता है। दूसरा, दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दिया है, एक पाकिस्तान ईरान का, दूसरा चीन का। वहां पे धर्म जो है नीचे है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था है और उसमें धर्म का स्थान, धर्म की मान्यता थोड़ी कम है वैचारिक आधार पर। धर्म की स्वतंत्रता क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करती है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जैसा मैंने बताया और अनुसार लोग अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगा, घर के अंदर ही नहीं होगा, बल्कि पब्लिकली। और ये तब तक सही है जब तक क्या है, दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित ना हो। मतलब इसमें यह भी दिया गया रेगुलेट करने के लिए, संविधान में, सेम उसी संविधान में ये दिए गए हैं, उसमें सीमाएं भी दी गई हैं कि लोक स्वास्थ्य, नैतिकता के आधार पे अगर ये मूल अधिकार का उल्लंघन करती है किसी प्रकार से, उस पे राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकेगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकेगा। तो ये आधार संविधान में ही दिए गए हैं। धर्म गुरुओं की राजनीति से अलगाव, ये सामान्य व्यवहार इसमें बताया गया है कि धर्म गुरु यहाँ पे राजनीति से अलग है। हालांकि इस पे विवाद हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे। जो हमारी परंपरागत बात है वो उसी से संबंधित है, क्योंकि आज जो है विभिन्न प्रकार के धर्म गुरुओं का राजनीतिक मंच पे और राजनीतिक व्यक्तित्वों का धार्मिक मंच पे ये दिखता है राजनीतिक माइलेज के लिए, लेकिन इससे जोड़ के नहीं दिखेंगे। बेसिक हमारा जो प्रिंसिपल है, जो मूल्य है, वो यही कि धर्म की गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति या धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो राजनीति से दूर रहता है। ठीक है, सुधारवादी दृष्टिकोण क्या है कि सुधारवादी दृष्टिकोण यही है कि राज्य धर्मों के भीतर कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए काम करेगा, अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा और जो उसमें बुराइयां हैं उन्हें कंट्रोल करेगा, भेदभाव है उन्हें कंट्रोल करेगा। जैसे भेदभाव, अस्पृश्यता या भेदभाव जैसी चीजें अगर हैं कहीं पे, या अंधविश्वास जैसी चीजें अगर कहीं पे हैं, तो ये सारी चीजें जो है करेगा राज्य। यहां पे देख लेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता यहां पे बताई गई है, ये तुलनात्मक अध्ययन और ये पाश्चात्य स्टेबल में, कि दोनों का मध्य अंतर क्या, दृष्टिकोण क्या है, कि हमने देखा पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा,
सभी धर्मों के लिए, मतलब सर्वधर्म समभाव पे हम आधारित हैं, ठीक। पंथनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है ये, क्यों कि अर्थात धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, मतलब कोई अंतर नहीं। हमने बताया था दो अलग अलग एंटिटी, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये स्टेट है, ठीक है। धर्म सार्वजनिक स्थानों में मौजूद अभिव्यक्त हो सकता है, एकदम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, निजी दायरे तक सीमित रहता है। इसलिए हमने सुना है यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में ये काफी विवादित भी रहा कि धार्मिक चिन्ह पहनने पे वहां की सरकारों के द्वारा ऐसा ऑर्डर आया कि आप पब्लिक में नहीं पहन सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या ऐसा न्यूज आपने सुना ही होगा। ये भारत में ऐसा नहीं होता है। हम्म, भारत में ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, ऐसा की कारण यही है कि हम लोग सभी चीजों को, सबको क्या खुलकर व्यवहार करने का मौका, अवसर प्रदान करते हैं, जब तक कि वो सीमाओं के अंतर्गत ना आए, उसके दायरे में। और जैसे ही वो दायरे में आएंगे, मतलब वो उल्लंघन हो रहा है दूसरे के मूल अधिकार का, तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं, उसे राज्य के द्वारा रोका जा सकता है, एजेंसी के द्वारा रोका जा सकता है। राज्य का हस्तक्षेप कहाँ होगा? राज्य अधिकारियों का उल्लंघन करने वाली धार्मिक प्रथाओं को। इसलिए अंधविश्वास से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहले ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं, जो कि जिसमें कि इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, लगाए गए हैं। राज्य आमतौर पे धर्म में हस्तक्षेप करने से बचता है, चूंकि अलग अलग एंटिटी है। समानता को बढ़ावा देना, विविधता की रक्षा करना और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना, एक काम है। यहाँ पे भी कि राजनीति में धार्मिक प्रभाव को रोकना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, थोड़ा ही अंतर है। भारत, यहाँ पे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इस प्रकार के ऑर्डर जहां पे धार्मिक चिन्ह पे, फ्रांस का उदाहरण आप ले सकते हैं। बहुत सारे विवादित मुद्दा रहा, इसलिए मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फ्रांस में देख सकते हो काफी कठोर वहां पे ये व्यवस्था है धार्मिक चिन्ह का पब्लिक में यूज करने का, मतलब हम अपने शरीर पे भी डालकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, इस पे काफी कड़े कानून है, वहां पे नहीं कर सकते हैं। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ही है दल बदल कानून से कि 10वीं अनुसूची में संशोधन हेतु लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक आया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी के द्वारा ये प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा के रूप में ये बिल लाया गया है, विधेयक लाया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल हम लोग समझ सकते हैं क्या होता है, जो मंत्री के द्वारा नहीं है, मतलब सरकार में जो मंत्री हैं उनके अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा अगर लाया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, कोई भी, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे लाया गया है, ये सबसे पहले ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, मुद्दा क्या है, ये समझते हैं कि 10वीं अनुसूची में संशोधन है तो लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया है। मनीष तिवारी हमने देख ही लिया। इस विधेयक का उद्देश्य सांसदों को विधेयकों और प्रस्तावों पर मतदान के दौरान अपने राजनीतिक दल से स्वतंत्र रुख अपनाने की अनुमति दी गई। हमने एक वर्ड सुना है, व्हिप, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है ना, व्हिप। ये बेसिकली ये आदेश होते हैं, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो। ये आदेश है कि जब किसी कोई बिल पास होना है, उस पर चर्चा होगी और उस पर वोटिंग होगी, यही प्रक्रिया हमने पढ़ा है। तो जो सदस्य हैं, ये सदस्य जो है इनकी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम करेंगे, बल्कि ये पार्टी एक क्या करती है, विप जारी करती है, मतलब आदेश जारी करती है कि आपका जो वोटिंग होगा इसके अंतर्गत, मतलब यही होगा, हाँ या ना, ये तय कौन करता है? मतलब पार्टी आला कमान। ये हमने सुना है। ये सदस्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, और अगर अपनी मर्जी से करता है, मतलब पार्टी के द्वारा निकाले गए व्हिप के विरुद्ध जाकर वोटिंग करता है, तो ये सदस्य क्या निर्हर हो सकता है, मतलब इसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये कहां है ये प्रावधान है दल बदल कानून में। दल बदल कानून में कि कोई भी सदस्य, चाहे विधानसभा का, विधानमंडलों का हो या संसद का हो, वो अगर अपनी पार्टी के विप के विरुद्ध जाकर वोटिंग करता है तो उसे क्या हो सकता है, उसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो इसके मायने हम समझेंगे। इसके मायने मतलब क्या, जो सदस्य है सदन का, उसकी कोई निजी राय नहीं है, मतलब उसकी निजी अभिव्यक्ति नहीं होगी। अगर उसे लगता है, अगर उसकी राय अलग भी है अपने पार्टी आलाकमान से, तो पर भी वो वोटिंग उसके खिलाफ नहीं कर सकता, विरुद्ध में नहीं कर सकता। तो इसमें क्या अभिव्यक्ति की आजादी कहीं ना कहीं कम हुई ना, कहीं ना कहीं पूरी तरह से कम हो गई। तो एक सांसद जो जनप्रतिनिधि है, जिस जनता की आवाज को रखने के लिए वो लड़ाई कर रहा है या वो
उसे भेजा गया है, उसे उसी के मूल अधिकार जो है यहाँ पे सुनिश्चित नहीं हो रहे हैं। तो मुद्दा यही है, यही बात की गई है कि इस कानून निर्माण की बेहतर प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और सांसदों की 10वीं अनुसूची के तहत विप आधारित निरंकुशता से मुक्ति मिलेगी। यही बात यहाँ पे कही गई है। पूरा का पूरा क्रक्स यही है इस मुद्दा का कि यहाँ पे बताया गया गैर सिद्धांतवादी और अनैतिक दल बदल को रोकना, इसका यही था कि 10वीं अनुसूची को के तहत व्हिप लागू करने की आवश्यकता क्यों थी। तो बेसिकली दल बदल कानून का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेंगे कि 1985 में आया 52वां जो संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा लाया गया। तो लाने के कारण क्या था, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले होता था एक व्यक्ति है पर्सन एम। अब ये व्यक्ति दिन में जो है पार्टी 1 में है, उसके बाद पता चला दोपहर में पार्टी 2 में है, पार्टी 2 में, और रात होते जो है पार्टी 3 में। मतलब अब ये जो है किसी क्या पार्टी का सदस्य है। तो इस तरह से अगर इससे अधिक मतलब अधिक संख्या में लोगों ने ऐसा किया, पार्टी में दल बदल किया, तो क्या ये पार्टी सरकार में अपनी अस्तित्व बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि बहुमत चाहिए सदन में सरकार बनाए में जाने के लिए। तो इसलिए क्या होता था, हमारी जो प्रणाली है संसदीय प्रणाली, उसकी एक बहुत बड़ी आलोचना भी यही है कि यहाँ पे क्या है कि सरकार की स्थिरता को सुनिश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल है था, और ये दिख रहा था। तो उसमें ऐसी समस्याएं आएंगे, आया राम गया राम का उदाहरण हमने सुना होगा, और कुछ राज्यों में ऐसे विधायक देखे गए जो मैंने उदाहरण दिया ऐसा ही काम कर रहे थे। एक दिन में उन्होंने एक से अधिक बार पार्टी बदल ली, और जाहिर सी बात है क्यों पार्टी बदला होगा? पार्टी लालच से, धन के लालच से, सत्ता के लालच से, मतलब सामने वाली पार्टी में जाएंगे तो मंत्री बना दिए जाएंगे या मुख्यमंत्री या कुछ भी अन्य लाभ उसको मिलेगा। तो इसमें क्या हुई, राजनीतिक सुचिता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, मूल्य खत्म हो गए, और जिस जनता के मैंडेट से वो जीत कर आया है मताधिकार से, उसकी अवहेलना हो गई क्योंकि उसने उस पार्टी के सिंबल पे के कारण उसे वोट दिया था। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसने क्या उसकी अवहेलना की। तो ये पूरा का पूरा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, और सरकार इसका डायरेक्ट जो प्रभाव होता था कि सरकारें गिर जाती थी। तो सरकार 5 साल चलने से पहले ही दल बदल हो जाता था, और सामने वाले के लाभ के मतलब ये लोग निजी लाभ के कारण जो है ना सरकारें गिर जाती थी, और इस प्रकार की अस्थिर अस्थिर जो है ना माहौल हो गया था। तो इससे रोकने के लिए काम किया गया था। तो ये गैर सिद्धांतवादी और अनैतिक दल बदल, और जो कि इसके लिए अभी आजकल क्या चलता है, राजनीतिक दल बदल, हॉर्स ट्रेडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, राजनीतिक और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना। तो मूल मुद्दा यही था कि राजनीति और पूरी तरह से जो स्थिरता है, सरकार स्थिर रहे, 5 साल चले, कि जनमत का अपमान ना हो, क्योंकि जनमत आपको दिया गया है 5 वर्ष के लिए। फला पार्टी कुछ पार्टी के की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी से आप विचारधारा से जुड़े हुए, एक तो कैंडिडेट को देखकर और दूसरा उस पार्टी की विचारधारा को, और आप जीतने के साथ पार्टी बदल लेते हो। तो इसका मतलब क्या, वो दिए गए जनमत का उल्लंघन है। राजनीतिक दल में अनुशासन को बढ़ावा देना, और क्या दूसरा क्या कि राजनीतिक दल क्या है, ये भी एक प्रजातांत्रिक समूह के रूप में है, और यहाँ पे अनुशासन अगर बनाए रखना है तो उसमें एक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उसी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए क्या है, उसे लागू करने के लिए, उनकी नीतियों को लागू करने के लिए, उनके विचारधारा को लागू करने के लिए आवश्यक है कि सब उसके पार्टी लाइन पे चले, उसके सदस्य। तो उसके लिए आवश्यक है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, विप। तो इसीलिए ये आवश्यकता थी, नहीं तो केओस बना रहेगा। विप की आवश्यकता क्यों होती है? प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र को कमजोर करना। आलोचना क्यों होती है बेसिकली, जो हम लोग बात करते हैं, बातें तो काफी अच्छी अच्छी लगी, लेकिन आलोचना क्यों हो रही है? आलोचना यही हो रही है कि एक व्यक्ति को चुनकर भेजा गया है। हमने इसको थोड़ा सा पीछे से हम लोग करते हैं कि हमारे पास शासन का 2 स्वरूप है, एक संसदीय, दूसरा अध्यक्षीय, जो अमेरिका वगैरह में होता है। हमने अभी हम लोग इस पे नहीं जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता चुनती है। यहाँ किसे चुनती है? संसद से। मैं यहाँ पे हम अपने सांसद को चुनते हैं, ये आम जनता, हम अपने सांसद को चुनते हैं, और सांसदों का जो नेता होगा वो पीएम होगा, और उसका जो बहुमत वाली पार्टी होगी वही सरकार में रहेगी। ठीक है, क्लियर है? इसका मूल जो इसमें जो जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? इसमें मूल इसमें ये है कि ये जनता की जो आए दिन, जो आम जनता की जो आए दिन के मुद्दे हैं उसे उठाता है, ये डायरेक्ट। तो कनेक्टिविटी अधिक हो गई ना। और क्या,
और क्या, विपक्ष ठीक इसी तरह से जो उत्तरदायित्व को स्थापित करने के लिए, मतलब सरकार के उत्तरदायित्व को स्थापित करने के लिए डे टू डे बेसिस पे जो जनता की समस्या है, जो जिसने उसे चुनकर भेजा है, उसके प्रति सवाल, उसके प्रति उसकी जो है वो उत्तरदायी है। तो उत्तरदायित्व को निभाते हुए, निर्वहन करते हुए वो क्या सवाल करता है उसके बल। लेकिन अगर इस व्यवस्था को कम कर दिया जाए, उसकी पार्टी लाइन जो पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया है और वो क्या वहां की जो जनता की मांग है उसके विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में किसका पक्ष लिया जाना चाहिए? अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो पक्ष किसका लिया जाना चाहिए? सांसद के द्वारा, जिसने उसे चुनकर भेजा है। लेकिन व्हिप के कारण क्या ये संभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व आधारित जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी और जनता के लिए थी, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या खत्म हो रही है ना, कमजोर हो रही है, क्योंकि वो अपने सवालों पे को रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अधिकतर समय में क्या होगा, अधिकतर समय में वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी किससे, जो पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये खंडित हो गई। विरोध के स्वर को दबाना, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। प्रजातंत्र में हम लोग क्या समझते हैं कि विरोध को भी सुनना, विरोध को भी कहने की आजादी होगी, क्योंकि प्रजातंत्र है ना। लेकिन ये इसका दूसरा स्वरूप हम देखेंगे कि पार्टी में कहीं ना कहीं जो डिफरेंट सेक्शन होगा, जो जो पार्टी आलाकमान है उससे मत भिन्नता रखता हो, तो उसकी आवाज को दबाने का भी ये एक टूल बन जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही इसके विरोध में वोट करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सप्रेस करने का, जो अपने विरोधी स्वर को सप्रेस करने का, दबाने का भी काम। और क्या है, नेतृत्वकर्ता रबर स्टाम्प बना देता है, मतलब हर एक सदस्य को, मतलब कोई भी निर्णय कौन करेगा, एक या दो लोग करेंगे, बाकी सारे लोग जो है उस पर मुहर लगाएंगे। ये तो इस तरह से स्थिति, तो मतलब उनकी निष्क्रिय स्थिति है बेसिकली। और ये संविधान में क्या यही बात जो की गई, अनुच्छेद 1A जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो जिस जनता के लिए की वाक और अभिव्यक्ति के लिए रक्षा के लिए वो काम कर रहे थे, उन्हीं की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है इस व्यवस्था में। सरकार की अस्थिरता रोकने में विफल। कारण क्या दिया जा रहा था कि सरकार की अस्थिरता रुकेगी, मतलब सरकारें नहीं गिरेंगी, पार्टी दल बदल नहीं करेंगे। कहाँ रुक रहा है? अभी रिसेंट एग्जांपल महाराष्ट्र में है। तो ये भी अभी तो सिर्फ इस आधार पे ये पूरी प्रणाली को, व्हिप की प्रणाली को चलाए रखना, जिससे कि क्या एक जो निजी सदस्य है, मतलब कोई भी सदस्य जो है उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जो मूल मुद्दा है इसमें। तो ऐसी प्रणाली को में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। व्हिप के बारे में वही समझ लेंगे थोड़ा कि राजनीतिक दलों द्वारा सांसदों विधेयकों को निर्धारित रूप से अनुसार मतदान करना है। आया कब था? 10वीं अनुसूची में आया हुआ था, 10वीं अनुसूची में बेसिकली, और 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है। व्हिप की स्थिति क्या है? संविधान में तो उल्लेख नहीं था, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी क्या जो पार्लियामेंट्री फैसिलिटेशन जो लॉ है उसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था है। ठीक है। 117वें विधि आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि व्हिप केवल उन्हीं अफसरों पर जारी किया जाना चाहिए जब किसी विषय पर मतदान से सरकार अस्तित्व में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए ये क्या है ना, जो दल बदल कानून है उसकी भी आलोचना है और इसका उपाय भी आपको देना होता है। सॉल्यूशन क्या देंगे कि ठीक है, सुधारेंगे कैसे? अगर व्हिप को खत्म कर दिया जाएगा तब तो दल बदल हो जाएगी, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, वही हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा। तो इसे तो खत्म नहीं कर सकते ना, तो इसकी आलोचना क्यों हो रही है? नहीं, इसका उपाय है। उपाय ये है, सरकार हमेशा नहीं गिरती, हर हमेशा वोटिंग में नहीं, इस बात को समझेंगे संसदीय प्रक्रिया में। जब ऐसा कुछ वोटिंग हो रहा हो, जब सरकार के अस्तित्व पे, मतलब उस वोटिंग में अगर सरकार क्या है अल्पमत में आ जाती है तो सरकार गिर जाती है। तो आप अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के पॉलिटी के ज्ञान को यहाँ पे यूज करेंगे। कहाँ कहाँ ऐसा होता है? बजट अगर पास ना करवा पाई सरकार तो अपने आप क्या समझा जाता है? बजट क्या होता है? प्रमुख नीति होती है सरकार की किसी भी। और अगर बजट पास नहीं हुआ, बजट का भी बिल जो है पास नहीं हुआ, तो वो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई। एक दूसरा, अविश्वास मत जब आया हो सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध अविश्वास मत आया हो वहां, तो ऐसे कुछ मुद्दे जो हैं, ऐसे जो प्रस्ताव या बिल जहां पे हैं टेबल्ड सदन में, वहां पे भी को अप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो मूल उद्देश्य था 10वीं ये अनुसूची को लागू करने का, दल बदल कानून को लागू करने का, वो भी बच जाएगा। और जो ये मुद्दा उभर के आ रहा है सदस्यों के स्वतंत्रता का, वो भी
वहां पे भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए, अंतिम जो न्यूज है, न्यूज आर्टिकल, वो है एक दुखद घटना हुई है नॉर्थ गोवा में, वहां के क्लब में आगजनी की घटना हुई है और इस पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा जो शोक व्यक्त किया गया है, क्योंकि इसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसा हम लोग देखेंगे कि आगजनी जो है देश में एक आपदा के रूप में है। सबसे पहले इसको आपदा, शायद यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप यहाँ नोट कर लेंगे, जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन। हाँ, आपदा प्रबंधन। हालांकि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग में लगी है आग, लेकिन आगजनी डिफरेंट रीजन्स में भी डिफरेंट कारणों से भी होती है। मतलब जंगल की आग भी हो सकती है और वो शहरों में डिफरेंट रीजन में हो सकता है। तो आगजनी की बात करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग्स में है, तो एक एक बड़ी आपदा भी है आज नगरीय सेटअप में, एक अर्बन सेटअप में आज एक आपदा के रूप ले लिया, जिसमें जो है एक साथ जो है बहुत सारे लोगों या कॉलोनी के जान चली जाती है। पब्लिक प्लेसेस पे देखने में, जैसे स्कूल में देखा गया, कोचिंग संस्थानों में देखा गया, नाइट क्लब्स में देखा गया, किसी इंडस्ट्री में देखी गई। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है ना आपदा का रूप ले चुकी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2023 में इससे मरने वालों की संख्या कितनी है, 7,000, और इसके परिणाम स्वरूप 7,000 मामले दर्ज किए गए और इसके परिणाम स्वरूप 6891 मौतें हुई। तो काफी बड़ी संख्या है, इतनी तो दर्ज हुई, ये ध्यान रहे। उसके बाद क्या, इनमें से 50% से अधिक घटनाएं आवासीय भवनों, निवास स्थानों में दर्ज की गई थी, जहां पे लोग रह रहे हैं, रेसिडेंशियल इलाकों में। तो ये भी चिंता का विषय है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक कारक कोई उस गर्मी बढ़ना, शुष्कता बढ़ना, जैसे देखा हमने हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है काफी बढ़ी है जलवायु परिवर्तन के कारण। जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं या पश्चिमी स्टेट्स हैं, वहां पे जो है टेम्परेचर गर्मी के दिनों में ऐसे ही बढ़ गया है। तो डिफरेंट रीजन से जो है ना गर्मी बढ़ गई है, शुष्कता बढ़ गई है और वर्षा भी जो है ना कहीं अनियमित हुई है। तो उस कारण से उसके बाद क्या, प्रचलित पवने, भूकंपीय सुभेद्यता आदि के कारण जो है, जैसे कि 2023 में कोच्चि में ब्रह्मपुत्र अपशिष्ट संयंत्र में आग लग गई, एक उदाहरण। ये सब क्या, क्यों उदाहरण में मैं बता रहा हूं, मेंस के आंसर राइटिंग में ये लिखा जा सकता है। डिजाइन और घनत्व, ऊंची इमारतें, अधिक घनत्व मतलब अधिक लोग रह रहे हैं शहरों में जहां डेंसिटी अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद क्या है, क्वालिटी सही नहीं है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें क्या लूज वायर्स और ये शॉर्ट सर्किट्स वगैरह के कारण बनती है। जैसे कि 2004 में ज्वलनशील सामग्री के उपयोग कारण तमिलनाडु के कुम्बनकोनम स्कूल में आगजनी हुई, उसका कारण यही बताया। अपर्याप्त अनुपालन क्या है, जो लॉ है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, फायर सेफ्टी लॉ, उसका अनुपालन सही नहीं हो पा रहा। जैसे कि हमारे आपसे जुड़े हुए 2023 में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्था में भी ये बात आई सामने निकल के, जो लगी हुई आग थी उसमें बहुत लोगों की मतलब हताहत भी हुए और उसमें देखा गया यही कारण आया कि यहाँ पे नॉर्म्स जो है ना फॉलो नहीं की जाए। सीमित संसाधन वही है कि 2019 में आवश्यकता के विपरीत 51 से 91 फायर स्टेशनों और 5,03,365 कर्मियों की कमी थी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेंड वर्कफोर्स है इसके लिए, वो उसकी भी कमी है, जागरूकता की कमी, केंद्र द्वारा व्यवस्थित डेटा सेट्स का अभाव, विद्युत की खराबी आदि, जो ये समस्या है। जैसे जागरूकता की कमी क्या, कि जो हम अपना मीटर वगैरह लगाते हैं या जो हम अपना सर्किट वगैरह बना रहे हैं, घर में भी जो बना रहे हैं, उसे समय-समय पे चेक करते रहना चाहिए, खास करके गर्मी के दिनों में जब उस पे लोड अधिक बढ़ रहा है। वायर कभी पुराने नहीं होने चाहिए। सामान्यतः ये जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि 50% मामले क्या है, ऐसे बिल्डिंग्स में हुए जहाँ लोग रहते थे या काम करते थे। वहाँ ये ऐसा ही देखा जाता है, शॉर्ट सर्किट का मुद्दा, और शॉर्ट सर्किट का मुद्दा क्या है, गर्मी बढ़ती है, लोड बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है और ये ट्रिगर कब हो जाता है आगजनी में, आग लगने की घटना, जब ये गर्मी और अधिक है। तो वातावरण भी गर्म है और वहाँ भी लोड बढ़ने के कारण और स्पार्क होगी, थोड़ी-सी छोटी-सी चिनगारी भी जो है, कहीं भी आग पकड़ सकती है। तो ये कारण है। सुरक्षा विनियमन क्या है, यहाँ पे रेगुलेशन क्या है? संवैधानिक प्रावधान के सबसे पहले अग्निशमन सेवाएँ राज्य सूची में है, सबसे बड़ा ये है। तो राज्यों को इसमें आना होगा और कहाँ है ये, अनुच्छेद 243 मतलब क्या, नगर पालिका और नगर निगम के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस प्रकार क्या, नगर पालिकाओं के प्राधिकार में को निर्दिष्ट करता है, तो नगर पालिकाओं को इस पे काफी काम, म्युनिसिपल बॉडीज को काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय भवन संहिता में ये टोटली ये पूरी तरह से क्या है, इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें प्रावधान है कि कहाँ क्या चीज कैसे फिट किया जाना चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए।
तो भारतीय मानक ब्यूरो ने जारी किया है और ये इमारतों के अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करती है। आदर्श भवन उपनियम 2016 और राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना, इसमें 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत शुरू की गई। तो ये काफी चर्चा में है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आई है इस पे, तो इंपॉर्टेंट था ये। आगे की राह क्या, सबसे बड़ा क्या, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वही मैंने बताया, एक बिल्डिंग के निर्माण में भी, उसके मॉडिफाई करने में, उसके आधुनिक बनाने में, और क्या, सेफ्टी कंसर्न को बढ़ाने में, मतलब सेफ्टी कंसर्न को घटाने में, जो सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको कम करने में, उसको सुरक्षित बनाने में के लिए आवश्यक। दूसरा, एआई का प्रयोग, इस तरह की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग, जिससे क्या कि जोखिम का मूल्यांकन करना आसान हो। मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहिए। फायर स्टेशन का अनुकूल अवस्थिति, हाँ, जो मैंने बताया कि कमी है, तो कमी एक तो क्या है, वर्क स्टेशंस की कमी, एक तो वर्क स्टेशंस वर्कर्स की कमी है, दूसरा वर्क स्टेशंस की भी कमी है, जिससे वो बड़े क्षेत्र को, एक ही वर्क स्टेशंस बड़े क्षेत्र को, व्यापक क्षेत्र को जो कवर कर रही है। उसके बदले क्या, छोटे-छोटे स्टेशंस भी, मतलब छोटे-छोटे स्थानों पे भी ऐसे स्टेशंस होने चाहिए, जिससे कवरेज बढ़ जाए। उसके बाद क्या, अनुपालन सुनिश्चित करना। अनुपालन कैसे, प्रमाणीकरण से, सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को कठोर बनाना, उसके बाद क्या, ट्रांसपेरेंट बनाना, ये चीज यहाँ पे एनओसी स्वीकार करने से पहले उचित जांच करना चाहिए। लाइसेंस स्वीकृत करने से में शामिल अधिकारियों के लिए जवाबदेही तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना, और उदाहरण के लिए जैसे क्या, चीन के द्वारा ये सख्त अग्निशमन प्रवर्तन है और निवासियों को जोखिमों एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए समुदाय आधारित आगजनी रोकथाम कार्यक्रम। तो जिससे इस समुदाय की भूमिका इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे बिल्डिंग की गुणवत्ता को रिपोर्ट करना, आग से संबंधित जो भी समस्या है, जैसे शॉर्ट सर्किट या बिजली के तारों से संबंधित, ये सारी चीजें जो है ना, इसमें कम्युनिटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, हम लोग अब आज की संक्षिप्त सुर्खियों पे नजर डालेंगे। सबसे पहला जो इसमें सुर्खी है, शॉर्ट न्यूज, वो है श्योक टनल। जाहिर सी बात है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में, यहाँ पे लद्दाख में श्योक सुरंग सहित 125 सीमा अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये हाल की घटना है। अब इसके बारे में समझेंगे, ये कहाँ है, मतलब ईस्टर्न लद्दाख में, चीन की सीमा से जुड़ा हुआ, और इसलिए स्ट्रेटेजिक रूप से ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ पे हमें जो है पूरी तरह से जोड़ेगा। अब देखो, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये हमने सुना होगा ये स्थान पहले, जब भारत और चीन के बाद सीमा विवाद चल रहा था, सीमा पे कन्फ्रंटेशन चल रहा था, उसमें यहाँ पे सुन रहे थे, चीन की सेना के द्वारा यहीं तक आने की, इसके आसपास ही देखी गई थी चीन के सेना के द्वारा। तो यही वो जगह है, तो इसलिए ये रणनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक एक्सेस सुनिश्चित करेगा ये टनल। ये सड़क लेह को चीन सीमा के पास स्थित उच्च ऊंचाई वाली दौलत बेग ओल्डी सैन्य चौकी से जोड़ेगा। ठीक है, तो हमारी सेनाओं की भी वहां पे एक्सेस हो जाएगी। विशेषताएं क्या है, कौन बना रहा है, बीआरओ, बॉर्डर जो सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही है। और क्या, यह क्या, अत्यधिक हिमपात, हिमस्खलन और चरम तापमान वाले क्षेत्रों में सभी मौसम में कनेक्टिविटी। तो ये पहाड़ी इलाकों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाना, और इसलिए रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है एक्सेस को बढ़ाने में। ठीक है, चलिए, सल्फर केव। सल्फर केव क्या है, वैज्ञानिकों ने ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर, ग्रीस और अल्बानिया ध्यान रहे, यूरोप में पर स्थित एक सल्फर गुफा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला और स्पाइडर मेगा सिटी की खोज की है। यह खोज, आप देखो कि भूगोल में अगर जाओगे, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ते हो आप लोग, तो केव का निर्माण कहां होता है, जहां चूने के पत्थर वाले स्थित जगह, काष्ठ स्थलाकृतियां जहां होती हैं, या फिर अन्य प्रक्रियाओं से, विवर्तनिकी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया, और जो ग्रीस है, अल्बानिया बताई जा रही है, वो दोनों इस प्रकार की स्थिति स्थलाकृतियों का क्षेत्र है। अब देखो, आप इस बैकग्राउंड को समझ गए, तो ये चीज है यहाँ पे। तो चर्चा में इसलिए है कि मकड़ियों का जाला एक बहुत बड़ा, स्पाइडर मेगा सिटी उसका नाम दिया गया। तो पूछा भी जा सकता है कि स्पाइडर मेगा सिटी अभी हाल में बहुत चर्चा में था, क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मकड़ी का जाला ही है।
मेगा सिटी की खोज की गई है, मकड़ी का जाला और स्पाइडर मेगा सिटी, ठीक है। और क्या कि बारे में बनी धारणा जो थी कि चुनौती देता है और दिखाती कि सामाजिक प्रवृत्तियां प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा यहाँ तक कि सहकारी कॉलोनियां बना सकती है। यही मकड़ियों के बारे में बेसिकली, ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है इनके, कि ये एकल व्यवहार करती है, अलग अलग रहती है, लेकिन यहाँ पे कॉलोनी दिखी है इनकी, मेगा सिटी दिखी है, एक जगह एक साथ रह के। और ये कॉलोनी केवल 2 प्रजातियों से बनी है, सामान्य घरेलू मकड़ी और सीट वीवर मकड़ी। तो ये एक तरह से विज्ञान से जुड़ गया है ये। और क्या है सल्फ्यूरिक गुफा के बारे में, क्या सल्फ्यूरिक एसिड गुफाएं तब बनती है जब सल्फ्यूरिक एसिड युक्त भूजल चट्टान के संपर्क में आता है और उससे चट्टान एक रिक्त स्थान बन जाता है, तो गुफा बन जाती है। आमतौर पर सूक्ष्मजीवी क्रियाएं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है, जो फिर चट्टान को घोल देता है। यहाँ का जीवन सूर्य के प्रकाश की बजाय सल्फर झरनों संचालित होता है, जो बैक्टीरिया में घने मिज के झुंड को पोषित करता है। और मिज ये मच्छर जैसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं। तो बेसिकली सल्फर जो यहाँ पे आता है, जो इस तरह से जो आंतरिक रूप से जो कमजोर स्थान है, विवर्तनिकी रूप से सक्रिय, तो वहां पे इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को हमें मिलती है। चलिए, जेल सुधार भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सुधारात्मक कार्यों पर बात करते हुए ये जो है विचार प्रस्ताव, 4 विचारशील प्रस्ताव दिए गए हैं जेल सुधार के संदर्भ में। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहला कि जेल प्रशिक्षण को कल की अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करना चाहिए, मतलब कैदियों को डिजिटल दक्षता, लॉजिस्टिक विशेषज्ञता और आधुनिक व्यावसायिक कौशल सुसज्जित करना चाहिए। कल की जो मतलब प्रशिक्षण ऐसा दिया जाए कि वो जेल के बाहर निकल के भी वो समाज में मुख्य धारा में काम कर सके, अपना भी आय सृजित कर सके और राष्ट्र के लिए भी एक एसेट हो, ना कि वो बर्डन के रूप में हो जब वो जेल से आए। ठीक है, तो तभी सही मामले में उसका सुधार होगा, जिससे कि उस जेल के पहले जो क्या था वो असामाजिक था, अब वो सामाजिक कहलाएगा, उसकी आर्थिक गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आर्थिक यूटिलिटी बढ़ जाएगी समाज के लिए। तो यही है। गहन उद्योग सहयोग क्या है? एक ऐसे मॉडल का प्रस्ताव करना जहां कंपनियां जेलों को गोद ले ले, एक एक कंपनी, और अप्रेंटिसशिप प्रदान करें। तो जो भी कैदी हैं उन्हें किसी गुण में, किसी स्किल में जो है दक्ष बना दिया जाए, जिससे कि वो बाहर निकल कर इंडस्ट्री के लिए वर्क कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की तरह दोषियों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और लागू करना चाहिए, मतलब चिप आधारित ट्रैकिंग। उसके बाद भारत में अधिक खुली जेलों का विस्तार और निर्माण करना चाहिए, मतलब सख्ती के बजाय क्या रिफॉर्म की बात की जा रही है। और डेटा संचालित पुनर्वास ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित किया जाना, जिससे क्या टेक्नोलॉजिकली आसान हो जाएगा उन्हें ट्रैक करना, उन्हें मेंटेन करना उसे। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने सुना है, और सामान्यतः किसे बोला जाता है? भारत की जो 1960 मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 70-80 तक का जो दशक था, जब हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी? 3 से 4 के आसपास थी, मतलब कम ग्रोथ रेट वाले कंट्री के लिए, और खास करके दक्षिण एशिया और एशियाई राष्ट्रों के लिए जहां ग्रोथ रेट कम थी, और उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। और चूंकि ये भारत के संदर्भ में बात की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, ये नामकरण क्या कर दिया गया? हिंदू ग्रोथ रेट। इस पे जो है क्या प्रधानमंत्री के द्वारा इस अभिवृद्धि पर, इस टर्म की जो है ना आलोचना की गई है। और क्यों की गई है? सामान्य सी बात है, ये कहीं ना कहीं इसमें जो वर्ड है ये किसी ना किसी एक धर्मावलंबी, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, उनकी मत और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। और जबकि जो वृद्धि दर है ये निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या? उनकी कम वृद्धि दर को बताने के लिए बात की गई थी कि यही। और किसके द्वारा दिया गया था हिंदू वृद्धि दर? ये दिया गया था 1978 में अर्थशास्त्री राज कृष्णा द्वारा। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य की बात यह है कि ये भी क्या है, भारतीय मूल से ही व्यक्ति थे। और इसका उपयोग स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से 1950 से 60 के दशक में भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया गया। तो यही है। और दुनिया के अन्य देशों में जहां 3.5 से 4% का ग्रोथ रेट रहता है। और ये पदावली के अनुसार यह धीमी वृद्धि हिंदू जीवन शैली से आई है, जहां पे क्या हम लोग भाग्यवादी, मतलब भगवान पे भरोसा करते हैं। तो ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव क्या रूप से प्रस्तुत करना किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की मान्यताओं को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करेंगे हम लोग। उसने क्या किया गया है? यूक्रेन में जो क्या है, चेरनोबिल परमाणु संस्थान है, ऊर्जा संस्थान। और क्या चेरनोबिल दुर्घटना भी हमने सुना है, परमाणु दुर्घटना। इस पे काफी मूवीज और वेब सीरीज भी बन चुकी है। और
पूरे विश्व के इतिहास में जो खतरनाक, जो महत्वपूर्ण, जो परमाणु दुर्घटनाएं हैं, उसमें से एक ये बड़ा दुर्घटना में से ये माना जाता है, ये विस्फोट, जिसमें कि परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ उसके फेलियर के कारण, उसके सिस्टम फेलियर के कारण से, और उसमें जो है लाखों लोगों की, मतलब हजारों लाखों लोगों की उस एरिया में जान गई। तो अभी बात क्या की है रूस और यूक्रेन के वॉर में, कि उसमें ये फिक्स्ड किया गया है, बात की सुनिश्चित किया गया है आईएईए के द्वारा, जो कि क्या परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिए, उसकी जांच के लिए एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो काम करती है। तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है, उसके सुरक्षा कवच जो है ना बना लिया गया ड्रोन, जो कि ड्रोन हमलों से क्षतिग्रस्त हो गया था, ये रूस यूक्रेन वॉर में। ठीक है, तो संदर्भ बस इतना ही है, यही है। आईएईए के बारे में, मुख्यालय का है वियना में, स्थापना 1957 में, संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। सदस्य कौन है? भारत 180, और भारत इसका सदस्य राष्ट्र है। शासनादेश क्या है, काम क्या है? काम वही देखेंगे, देशों को परमाणु प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। तो इसलिए परमाणु संयंत्रों की जांच करता है, कहीं इससे हथियार तो नहीं बनाया जा रहा है, इसके सिविल पर्पस के लिए तो यूज किया जा रहा है ना। इसके अधिकार क्षेत्र में सैन्य प्रतिष्ठान शामिल नहीं है, इसलिए परमाणु संयंत्रों की जो जहां पे ऊर्जा के लिए जिसका प्रयोग किया, बिजली बनाने के लिए, तो इसलिए उसकी जांच इनके दायरे में आती है, ना कि सैन्य। ठीक है, जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि को नहीं अपनाया है, उन पर अपनी सभी परमाणु सामग्री को आईएईए की सुरक्षा के घेरे में रखने का दायित्व नहीं है, जैसे भारत, पाकिस्तान और इजराइल। मान्यता, इसमें शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2005 में। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूएनएससी संकल्प 2803, ये किसके बारे में है? ये देखिए, दो राष्ट्रों के बीच में जो है ना संघर्ष, कौन कौन सा? ये संकल्प बेसिकली गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्पित व्यापक योजना का समर्थन करता है। और ये कहा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अभी हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुध्रुवीय विश्व में यूएन की भूमिका काफी अधिक है शांति स्थापना के लिए, मध्यस्थ के रूप में। तो बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये समर्थित किया गया था इसको, और ये प्रस्ताव को और यूएनएससी में लाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि शांति बोर्ड में कौन कौन की स्थापना? इसमें फिलिस्तीन के प्राधिकरण द्वारा सुधार किए जाने तक गाजा के पुनर्विकास की देखरेख के लिए संक्रमणकालीन एक निकाय के रूप में कार्य करेगा। एक, मानवीय सहायता दी जाएगी, यह सहायता के दुरुपयोग को रोकने और उसका शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ गाजा में सहायता फिर से शुरू करने का आह्वान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, यह गाजा को सुरक्षित करने, विसैन्यीकरण में सहायता करने, नागरिकों की रक्षा करने और इजराइल, मिस्र एवं फिलिस्तीन पुलिस के साथ कार्य करने के लिए। मतलब क्या है? वहां पे पूरी तरह से शांति स्थापना करना, डिमिलिटराइजेशन करना, जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है उसको कम करना, और जो वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि भूखमरी जैसी जो स्थिति बनी थी इजराइल के ब्लॉकेट के कारण, तो वैसी स्थिति से निकाल कर उस पूरी की पूरी व्यवस्था को रीस्टोर करना, इसके लिए काम ये करने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये बेसिकली क्या है? एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, डेटा जहाँ पे सब फीड किए जाते हैं डेटा, और ये डेटा कैसे डेटा होते हैं? आसूचना, इंफॉर्मेशन से संबंधित, और जिसको कौन यूज करते हैं? सभी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, जो जांच एजेंसी, जैसे RNAW, IB, DRI, ED आदि, ये पुलिस वगैरह भी करते हैं। पुलिस भी, राज्य की पुलिस भी करती है किसी भी अपराध की जांच के लिए, किसी मामले की जांच के लिए, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अभी ये चर्चा में क्यों? चर्चा में ये है कि ये इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी चर्चा मिल रही है, और इस पे क्या है, इस मतलब इसका यूज बढ़ गया एक तरह से, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में एक महीने में 45,000 से अधिक अनुरोध मिले हैं, मतलब इस पे काफ़ी गति मिल रही है, इसका मतलब यही हुआ। और क्या? बेसिकली यही है कि आईटी प्लेटफॉर्म है, और जो कि विभिन्न मामलों की जांच के लिए जो डिफरेंट एजेंसीज है, जिसकी बात मैंने की, उसको निपटाने के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा, एक डैशबोर्ड, एक साझा डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा, सारे डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसका एक्सेस किसको होगा? जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल आ रहा होगा। हाँ, सभी रैंक के अधिकारियों को नहीं हुआ, एक स्पेसिफिक रैंक के अधिकारी, जैसे राज्यों में पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को ही नेटग्रिड का उपयोग करने का एक्सेस है। दायरा क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब क्या क्या इसमें एक्सेस हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, अगर मामले से संबंधित है तो ये ध्यान रखेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एयरलाइन डेटा, बैंक रिकॉर्ड,
किसी विशेष मुद्दे पे पोस्ट साझा करने वाला जो सोशल मीडिया अकाउंट है, तो ये कब होगा और किसका किया जाएगा? सबका नहीं, बल्कि वो किसी विशेष व्यक्ति का जिसकी संलग्नता पाई जा रही है या संभावना है, संदिग्ध है वो किसी ऐसे आपराधिक मामले में। ठीक है, चलिए। वाशिंगटन एकॉर्ड समझौता मतलब क्या हुआ? ये यहां भी दो जो राष्ट्रों के बीच में जो अशांति थी उसके बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो मध्यस्थता की गई, किसके किसके द्वारा? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीका का राष्ट्र, जो कि क्या कोबाल्ट खनन के लिए इंपॉर्टेंट है और कोबाल्ट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि आपके स्मार्टफोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बिना नहीं बन सकता। ठीक है, और रुवांडा के बीच में जो अशांति चल रही थी और एक गृह युद्ध की जैसी स्थिति थी, तो वही उन दोनों को एक टेबल पे लाया गया और शांति और समृद्धि के लिए बात की गई। पृष्ठभूमि क्या? रुवांडा समर्थित यही M23 राइवल ग्रुप जो है किससे लड़ रही थी? पूर्वी डीआरसी में नए हमले शुरू किए थे जिससे विस्थापन और क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था। तो रुवांडा, आप मैप, ये भी अफ्रीका के मैपिंग से संबंधित है। यहाँ पे देखोगे ये सब कंट्री है यहाँ पे रुवांडा, और ये जो डीआरसी है ये सेंट्रल, यहाँ पे ये देखोगे ये मतलब इक्वेटोरियल रीजन में जो विषुवतीय क्षेत्र है ना, जहाँ वर्षा भी काफी अधिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। एकॉर्ड्स के बारे में क्या उद्देश्य? इन दोनों देशों के बीच विश्वास का बहाल करना और खनिज समृद्ध पूर्व डीआरसी क्षेत्र जैसे कटंगा, ये ध्यान रखें, कटंगा प्लेटू, यहीं पे सारे मिनरल्स मिलते हैं, कीबू, इटूरी आदि स्थायी शांति सुनिश्चित करना। और डीआरसी अपने खनिजों जैसे तांबा व कोबाल्ट, टीन, टंगस्टन, टैंटलम, सोना और हीरों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक है जो कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का कितना 70%, और इसके बिना स्मार्टफोन नहीं बन सकता, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट मसला था ये। बेनिन, राजधानी क्या? टोगो, ये भी पश्चिमी अफ्रीका का एक राष्ट्र, छोटा सा राष्ट्र, शायद मैप हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गया है, यहाँ पे बेनिन, यहाँ पे देख लेंगे इसमें यहाँ पे अटलांटिक, ठीक है, गल्फ है, समुद्री सीमा के दक्षिण में इसकी तटरेखा बाइट ऑफ बेनिन, यदि ध्यान रखेंगे, गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, चलिए। और क्या यहाँ पे हुआ? यही है कि कंटेनो में सैनिक के एक समूह में यहाँ पे तख्ता पलट, मिलिट्री कमेटी फॉर री फाउंडेशन द्वारा तख्ता पलट के प्रयास का विफल कर दिया गया है। कंटेनो बेनिन का सबसे बड़ा शहर, और मतलब यहाँ पे सरकार यहाँ पे यहीं से चलती है। ठीक है, मतलब प्रशासनिक शहर है। तो भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? पठारी राज्य है, इसका रेतीला तटीय क्षेत्र लाटेरे डी बारे पठार में बदल गया है। ठीक है, मुख्य पर्वत क्या है? अटाकोड़ा पर्वत, उत्तर पश्चिमी जो टोगो पर्वत की एक शाखा है, और सर्वोच्च बिंदु माउंट सोकबारो और नाइजर और आऊ में। देखिए, यूपीएससी की एक आदत क्या है कि जो भी क्षेत्र चर्चा में रहते हैं या किसी भी कारण से वो वहाँ पे डिस्टरबेंस है, क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है। और खास करके जो ऐसे राष्ट्र हैं जो पहले से महत्वपूर्ण है, मतलब जैसे पश्चिमी अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं ये संसाधन संपन्न राष्ट्र हैं, जो डिफरेंट टाइप के संसाधन, जैसा हमने अभी देखा भी ये एक कंट्री को यहाँ पे, तो इसलिए भी जो है ना ये इससे पूछे जा सकते हैं, इसके फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आज के न्यूज़ टुडे को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आप लोग इसको देखते रहिए, रिवीजन कीजिए, और जो सीखें उसको अपने करंट अफेयर की तैयारी में ऐड करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।